Hello everyone, welcome you all. I hope you all are safe and doing well. जैसा कि आप सबने पिछली वीडियोस में देखा था कि कैसे एससी बोस जो हैं इन्होंने अपनी एजुकेशन की, उसके बाद इन्होंने जो है वह आईसीएस क्वालिफाई किया, उसके बाद इन्होंने जो है वो उससे रिज़ाइन कर दिया था। तो एक लंबे प्रोसेस के बाद इन्होंने जो है वो अपनी मूवमेंट्स को जारी रखते हुए ये जो है वो जर्मनी के लिए रवाना हो गए थे। तो उसके बाद जो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी आगे की जर्नी के बारे में। तो एससी बोस जब लेट नाइट जो जर्मनी के लिए एस्केप हुए थे, उसके बाद में तकरीबन 1 साल के बाद मई 1942 में जाके वो हिटलर से मिले थे। लेकिन उनको जो हिटलर का एक नेचर था वो कुछ पसंद नहीं आया। हिटलर का नेचर जो था एक काफ़ी बॉसी किस्म का नेचर था और उनको जो है वो हिटलर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और एससी बोस को ये पता चल चुका था कि जो हिटलर है वो उनकी जो फोर्स है उनको सिर्फ वो एक यूज़ करेगा अपने प्रोपेगेंडा के लिए, ना कि इंडिया में हेल्प करेगा उनको इंडिया को आज़ाद करने के लिए। तो एससी बोस ने हिटलर से मिलने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उन्होंने जर्मनी में एक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्री इंडिया सेंटर और उसके साथ ही उन्होंने एक आर्मी भी फॉर्म की थी जिसका नाम था इंडियन लीजन। और वहाँ से ही उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय हिंद। तो जय हिंद का जो स्लोगन है वो उन्होंने जर्मनी में रहते हुए दिया था। और इसी के लंबे प्रोसेस के साथ ही उनको जब समझ आ गया कि हिटलर जो है वो उनके काम का आदमी नहीं है, तो उन्होंने इसी चीज़ को लेके उनकी और हिटलर में जो है वो थोड़ी-सी दूरियाँ बन गई थी। इसी के चलते उनको जो है वो फ़ोर्स किया गया था कि आप जो है वो जर्मनी छोड़ के कहीं और चले जाइए। तो फ़ेब 1943 में जो है वो एससी बोस ने ऑफ़िशियली जर्मनी को जो है वो छोड़ दिया और एक यू-बोट के सहारे जापान की ओर रवाना हो गए। लेकिन इससे एक ये नुकसान हुआ था कि जो उन्होंने आर्मी फ़ॉर्म की थी जर्मनी में, उसको वो लीडरलेस और डिमोरलाइज़ करके जो है वो छोड़ के जा रहे थे। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एससी बोस और कुछ उनके साथ जो जापानीज़ ऑफिसर्स हैं। और इसी के साथ-साथ आपको मैं एक और यहाँ पे पैरेलल एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जब एससी बोस जो हैं वो जापान की तरफ जा रहे थे, तो इसी के साथ-साथ जो एक इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो एक ब्रेन चाइल्ड थी जापानीज़ आर्मी का ही। तो जापानीज़ आर्मी में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जिनका नाम था एफ किकियान। और एफ किकियान जो थे वो प्रेम सिंह ढिल्लों से मिले थे, जो कि बैंकॉक में एक आर्मी फॉर्म की हुई थी। तो प्रेम सिंह ढिल्लों और एफ किकियान ने मिलके मेजर मोहन सिंह से जो है वो मुलाकात की और जो मेजर मोहन सिंह थे वो जापानीज़ के द्वारा ही जो है वो कैप्चर किए गए थे। और एफ किकियान और प्रीतम सिंह ढिल्लों ने ही मिलके जो है वो मोहन सिंह को जापानीज़ से रिहा करवाया था। और बाद में मोहन सिंह, प्रीतम सिंह ढिल्लों, एफ किकियान ने मिलके जो एक आर्मी फॉर्म की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी। और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो मोहन सिंह के हाथों उनकी कमान थी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस के चलते मोहन सिंह और एफ किकियान में उसके बाद जो थी उनमें एक मेडिटेट करवाया था रास बिहारी बोस ने। और रास बिहारी बोस के कहने पे ही जो है वो जो इंडियन नेशनल आर्मी की कमान थी वो एससी बोस के हाथों में दे दी गई थी। और उस वक़्त जो एससी बोस थे वो उनकी टीम में जो है वो शामिल हो चुके थे। तो इसी के साथ-साथ जो जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो उस एग्रीमेंट को कहा जाता है बैंकॉक कन्वेंशन। तो बैंकॉक कन्वेंशन में ही जो है वो एससी बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सौंपी गई थी। और एससी बोस ने जो बैंकॉक में एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी और उस प्रोविज़नल गवर्नमेंट में उन्होंने जो है वो एक छोटी-सी ब्रिगेड्स भी फॉर्म की थी। और उन ब्रिगेड्स के नाम कुछ इस तरह से थे,
कुछ ब्रिगेड्स का नाम था गांधी आर्मी, कुछ का नाम था नेहरू आर्मी, कुछ का नाम था रानी झांसी आर्मी। और जो रानी झांसी आर्मी थी, ये मोस्टली जो फीमेल को यहाँ पे रिक्रूट किया गया था। और इसी के साथ उन्होंने जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट यूएस एंड ब्रिटेन। इसी की गुडविल में चलते जापान ने जो है वो जो अंडमान और निकोबार को जो कैप्चर किया हुआ था, उन्होंने इन्हीं आइलैंड्स को जो है वो एससी बोस को गिफ्ट कर दिया था एक गुडविल के चलते। और अंडमान को उस समय कहा जाता था स्वराज द्वीप एंड निकोबार को कहा जाता था शाह द्वीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ, और यहाँ पे एससी बोस जो है वो जापान में अपनी स्पीच देते हुए। तो इसी के साथ साथ एससी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह ढिल्लो और जापानीज आर्मी, ये सारे मिलके जो है वो म्यांमार से होते हुए इम्फाल की तरफ जाते हुए वहाँ से इन्होंने भारत में आने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जापानीज आर्मी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। और जितने भी ये लोग थे, इनको सबको जो है वो ब्रिटिश आर्मी ने जो है वो बंधक बना लिया। तो इसमें जो कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह ढिल्लो, एससी बोस, इन सब के पकड़े जाने का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता चला, तो वहाँ पे जो है वो खुशी का माहौल भी था, लेकिन दुख का माहौल ज़्यादा था। तो उसी के साथ उन्होंने जो एक वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उस मूवमेंट का नाम था आज़ाद हिंद फौज बचाओ मूवमेंट। तो उस मूवमेंट में क्या हुआ, एक कमेटी फॉर्म की गई, इंडियन नेशनल आर्मी डिफेंस कमेटी, और उस कमेटी को जो वो लीड कर रहे थे वो थे पंडित नेहरू और साथ में भोला भाई देसाई। तो इन दोनों ने जो है वो इनके प्राइम डिफेंस के तौर पे इनको यहाँ पे बचाने की मदद की। और ये क्यों किया था, क्योंकि उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड फॉलवे, उन्होंने इनको जो है वो डेथ पेनल्टी देने की घोषणा कर दी थी। और साथ में जो जो लोग ब्रिटिश आर्मी में होते हुए जापानीज आर्मी के साथ थे, उनका यहाँ पे कोर्ट मार्शल भी जो है वो कर दिया गया था। जब ये सारी मूवमेंट चल रही थे, फिर इनके जो डिफेंस के तौर पे ये सारे गए वहाँ पे, तो उसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स को जो यहाँ पे झुकना पड़ा, और सारे जो लोग पकड़े गए थे उस टाइम पे, उनको जो यहाँ पे रिहा करवा दिया गया। और इसके साथ ही एससी बोस जो है वो अपनी लास्ट जर्नी सिंगापुर से जापान जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ स्टॉप्स लेने थे, जैसे कि सिंगापुर से बैंकॉक, बैंकॉक से ताइवान, उसके बाद फिर जो है वो प्लेन जो है वो जापान में जाता था। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं एक जो ब्लू लाइन है, इसके जो ये जर्नी थी एससी बोस की, यहाँ तक वो जो बिल्कुल ठीक गए थे, लेकिन उसके बाद जब ताइवान से आगे वो जापान में जाने लगे, तो बीच रास्ते में ही जो उनका प्लेन है उसमें आग लग गई और वो क्रैश हो गया। और कुछ लोगों का ये माना जाता है कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी यहाँ पे सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको जो है वो पहले से मारने की प्लानिंग थी, ये सब कुछ प्री प्लान था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लेन से क्रैश होने के बाद भी जो है वो एससी बोस वहाँ पे जिंदा बच गए थे, और उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो 3rd डिग्री बर्न होने के कारण जो है वो उनकी डेथ हो गई थी, और वो डेथ से पहले जो है वो कोमा में भी चले गए थे। उसके बाद जब ऑफिशियली 18 अगस्त 1945 को उनको जो है वो वहाँ पे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर वहाँ पे कर दिया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेनकोजी टेम्पल है जापान टोक्यो में, जिसका जो है एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी बोस का स्टैचू, और इस टेम्पल में ही जो एससी बोस के जो एशेस हैं उनको यहाँ पे स्टोर किए करके रखा हुआ है। और लास्ट में एससी बोस के एक यहाँ पे फेमस कोट के साथ यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगा। और कुछ लोग जो है वो एससी बोस की आइडियोलॉजी पे भी जो है वो सवाल उठाते हैं, उनको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। एससी बोस ने खुद अपने आप को जो है वो डिक्लेयर किया था लेफ्टिस्ट एंड सोशलिस्ट, क्योंकि वो रशियन रेवोल्यूशन से जो है वो काफ़ी प्रभावित थे और लेफ्ट आइडियोलॉजी में जो है वो बिलीव करते थे, और वो खुद भी जो है वो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के जो है वो सपोर्ट में थे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।